Hello. everybody. Uh, Myself Pratik, and I welcome you all to Guidance IS. Today is a very special day, okay? Because today we have with us not just my flatmate, not just my friend, but also All India Rank 5, Utkarsh Divedi. So I welcome him to Guidance IS for this interactive session. First of all, being my flatmate, being my friend, this is not going to be something like a formal interaction. This is going to be a completely informal thing wherein I know very well how he has prepared for this exam, how we have spent lot of time during our preparations, and so he even can't lie over here. Okay, just like all other toppers, they usually tend to say that they used to study for these many hours. Some even exaggerate their strategy that they used to study. Some like भाई 25 घंटे पढ़ता था 24 घंटे में just a sarcastic way. Okay, so this is going to be completely real, completely raw. Okay, so I'll hand over to Utkarsh to share his views regarding how he prepared. Then I'll again take over from him to share the authentic information, because now the position in which he is, it might be possible that he won't be able to share lot of things, but I'm not bound by anything as such. So मैं तो खुला कंप्लीट बोलने वाला हूँ. So let's start. Let's hear from Utkarsh. Thank you. Thank you, Guidance IAS, and thank you, Pratik भैया, for calling me. और प्रतीक भैया ने पहले ही फुल डिस्क्लोजर दे दिया है कि हम लोग फ्लैटमेट्स थे यहाँ ORN में 3 साल लगातार. और प्रतीक भैया का तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इस चीज़ में. मतलब इतना इन्होंने मेरे लिए नाश्ता बना बना के खिलाया है मुझे बिकॉज मुझे तो कुछ आता नहीं है करना, खाली पढ़ाई की. और वैसे भी कितनी हेल्प की थी क्योंकि मेरे सीनियर हैं ORN में, मुझसे पहले से थे, तो कुछ कुछ चीज़ें बताते रहते थे, मैं पूछता रहता था इनसे. तो अब आज काफ़ी मतलब दिस फील्स वेरी सरियल टू बी हियर और ये सेशन इनके साथ करना. तो आज आई एम होपिंग फॉर अ वेरी कैंडिड कॉन्वर्सेशन. So Utkarsh, first of all, I'd like to say that कि तेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, पहले वो बता देना. और सबसे इम्पोर्टेंट, हम हमेशा जो बोलते हैं कि द फर्स्ट कपल ऑफ इयर्स ऑफ योर प्रिपरेशन, हाउ क्रूशियल दे आर. ओके, बहुत लोगों टॉपर से आप लोगों ने सुना होगा कि मैंने 3 घंटे में बस पढ़ता था. कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेट करते हैं, बट व्हाट इज़ द एक्चुअल रियल वे ऑफ प्रिपेयरिंग, जो कि बहुत एक लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड टाइम होता है. सो ये उत्कर्ष को मैं शेयर करने को कहूँगा. तो जैसे स्ट्रैटेजी का जो क्वेश्चन है काफ़ी ब्रॉड क्वेश्चन है, तो उसको मैं आंसर करूं उसके पहले जैसे जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि इनिशियल ईयर्स में क्या अप्रोच रहनी चाहिए. तो क्योंकि ये मुझे पहले से करना था सिविल सर्विसेज, तो मैं जब कॉलेज में था अपने थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में, तो तब से थोड़ा बहुत मैंने इसके एग्ज़ाम के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था. ठीक है. तो जैसे मैं ऑनलाइन कई सारे टॉपर्स के वीडियोस देखा करता था कि भाई प्री के लिए क्या करना है, मेंस के लिए क्या करना है, इंटरव्यू के लिए क्या करना है. एक डायरी बनाई हुई थी छोटी सी, उसमें जो है सब मैं स्ट्रैटेजी वगैरह लिखता रहता था. मतलब एक पूरी डायरी बन गई तो खाली स्ट्रैटेजी की डायरी थी. ठीक है. और उसके बाद फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत एनसीईआरटीज एक बार पढ़ी, बिकॉज फोर्थ ईयर किसी भी कॉलेज में फोर्थ ईयर थोड़ा सा लाइट रहता है. ठीक है. तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना वढ़ना तो रहता नहीं है, तो एटलीस्ट उसको मैंने यूज़ किया इस चीज़ के लिए. और क्योंकि प्लेसमेंट्स होते थे फोर्थ ईयर में और मैंने प्लेसमेंट्स ऑप्ट नहीं किया था, तो मेरे पास और भी खाली टाइम रहता था. तो फिर मैंने इसको डिसाइड किया कि यार खाली टाइम को सही से यूज़ करना है. ठीक है. तो न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ना शुरू कर दिया था. तो यहाँ आने से पहले कहीं ना कहीं मैं एक क्लीन स्लेट के साथ नहीं आया था कि यार पता ही नहीं दुनिया में होता क्या है, यूपीएससी में होता क्या है, यूपीएससी किस चिड़िया का नाम है, ऐसा कुछ नहीं था. तो यहाँ पे आए. हाँ, ऑप्शनल की जहाँ तक बात है मुझे नहीं पता था, बिकॉज ऑप्शनल मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरा PSIR ऑप्शनल है, तो PSIR का P भी यहीं आके पता लगा है. वो एक बात थी, दैट इज़ ट्रू. और जहाँ तक स्ट्रैटेजी की बात है वो ये है, देखिए इनिशियल ईयर्स में ये रहता है कि आप राइट गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है. तो जब मैं आया भी दिल्ली, तो एक फ्लैटमेट थे अमन भैया, जो आप जानते हैं अमन भैया को, वो ऑलरेडी IRS है, तो वो मिल गए, उन्होंने गाइड करना शुरू किया. तब प्रतीक भैया भी थे. और फिर प्रिपरेशन के दौरान और लोगों से मेरा जान पहचान हुआ जो लास्ट ईयर टॉप 50 रैंक्स में है, उनमें से 2 लोग.
तो इन लोगों की वजह से कहीं ना कहीं एक सही गाइडेंस मिला। और ये मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि मतलब ऐसे लोगों को ढूंढिए जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया हुआ है, और वो आपको बताएंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। फिर आपने रिसोर्सेज की बात की, बुक्स की बात की, तो पूरे प्रिपरेशन के दौरान अपार्ट फ्रॉम दी एनसीईआरटीज मैंने 3 किताबें पढ़ी हैं। 4 साल में 3 किताबें, एक लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम और शंकर आईएएस। और उसके अलावा किताब तो नहीं पढ़ी ऑनेस्टली, लेकिन ये है कि टेस्ट बहुत सारे लगाए। और यही मेरी स्ट्रैटेजी, मतलब ये तो प्रदीप भैया जान ही रहे हैं कि टेस्ट लगाने की मेरी स्ट्रैटेजी जो है फर्स्ट अटेम्प्ट से रही है। तो चाहे वो प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, तो तीनों प्री में मैंने फर्स्ट प्री में 72 टेस्ट लगाए हैं, सेकंड प्री में 97 टेस्ट लगाए हैं, और तीसरे प्री में 66 टेस्ट लगाए हैं। और मेंस की अगर बात करें तो पहले मेंस में मैंने 43 टेस्ट लगाए थे, इंक्लूडिंग जीएस, एसए, ऑप्शनल, एवरीथिंग। सेकेंड टाइम मैंने करीबन 26 टेस्ट लगाए थे, और इस बार भी करीबन 20 टेस्ट लगाए थे। बट ये तो 3-3 घंटे मैंने लगाए थे। उसके अलावा मैंने कई सारे टेस्ट का आंसर का स्ट्रक्चरिंग करता था मैं, कि कोई क्वेश्चन है तो इसमें कितने सब पार्ट है, इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, बॉडी क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा। और हम लोग अपने फ्लैट में छत पे बैठ के उसको भी डिस्कस भी करते थे, कई बार हम लोग डिस्कस करते थे इस चीज़ को लेके। ज्योग्राफी में कोई डाउट होता था, बिकॉज मेरा जो GS1 है, हालांकि उसमें नंबर आ गए हैं नसीब से, लेकिन ज्योग्राफी, हिस्ट्री और मेरा सोसाइटी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रहा है। तो ज्योग्राफी में तो मैं कई बार हेल्प लेता था सर से। तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी तो प्रैक्टिस वाली ही रही है। बाकी सपोर्ट रहा है आपका, कई लोगों का, और थोड़ा लक रहा है, और फिर आ गई एक ठीक रैंक। सो यहाँ से दो क्रूशियल मैसेजेस निकल रहे हैं। जो भी अभी न्यू यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, ये उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आई हैव स्पेंड 7 years हियर इन ORM। बहुत सारे बच्चे आते हैं, कहीं कोई यूट्यूब पे वीडियोस देख के आते हैं, कोई वो यूट्यूब पे क्या शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम पे रील देख के आते हैं, वहाँ से मोटिवेट होते हैं, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, ऐसा है वैसा है। फिर कुछ टॉपर्स रहते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं। बट मेक श्योर एंड काइंडली लिसन टू माई वर्ड्स वेरी केयरफुली। यहाँ पर कोई भी फर्स्ट ईयर ऑफ प्रिपरेशन में एग्ज़ाम क्लियर नहीं करता। फर्स्ट ईयर ऑफ प्रिपरेशन में एग्ज़ाम कोई भी क्लियर नहीं करता। आप लोग अननेसेसरी कुछ वीडियोस देख के इंस्पायर होके, मोटिवेट होके यहाँ पर आते हो। आपके पेरेंट्स, आपके जो फैमिली मेम्बर्स है, उनके एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हो जाते हैं फिर, और एक अलग ही दुनिया बनती है आपके इर्द गिर्द, जिससे एक बहुत ही अलग सा माहौल आपका क्रिएट होता है, और एक काइंड ऑफ एक सोशल प्रेशर जिसे हम कहते हैं, वो भी धीरे धीरे जनरेट होते जाता है जैसे जैसे आपके अटेम्प्ट्स बढ़ते जाते हैं। As Utkarsh said, he started his preparation in his final year of engineering itself. He cleared at the age of 26. So 22 साल की उम्र में इंजीनियरिंग कंप्लीट की, 26 की उम्र में रैंक 5। सो 4 साल लगे हैं, ठीक है। बीच में उसने फेलियर्स भी देखे, ठीक है, फेलियर्स देखे। सेकंड मेंस के बाद वो, आई शुडंट बी शेयरिंग, बट ये रॉ इंटरव्यू होने वाला है। बाथरूम में कितनी देर तक तो रोते बैठता था, बाहर आवाज आती थी। हमारे और एक फ्लैटमेट है प्रभात भाई, पूरा नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी भी वो प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रभात भाई इसको इतना संभालते थे, ठीक है, जब भी इमोशनल होता था। और इस बार जो जैसे इसने प्रिपेयर की है, वो इट इज द कंप्लीट रिजल्ट ऑफ वॉट एवर ही हैज स्टडीड फॉर द पास्ट 3 years। इस साल इसने मेंस के टाइम हार्डली कुछ 1 महीना प्रिपेयर किया, बिकॉज वी नो व्हाट वाज हिज फैमिली कंडीशंस। इसकी नानी गुजर गई थी एंड ऑल, ओके। इसकी मम्मी भी काफ़ी बीमार थी। सो ये काफ़ी टाइम तक तो घर पर ही था। मैं इसे कॉल करता था कि भाई तू टेंशन मत ले, तेरा प्रिपेयर्ड है, तू जब भी आएगा तू कर लेगा, मुझे पता है। सिर्फ इतने वर्ड्स रहते थे। सो फर्स्ट मैसेज ये है कि आप लोगों ने ऐसा कोई भी टारगेट नहीं बनाना चाहिए कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालूंगा, ठीक है, क्योंकि आप फिर उस हिसाब से आपकी एनर्जी काफी ज्यादा दे देते हो पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद नहीं होता है तो आप काफी डिमोटिवेट होते हो। फॉर एग्जांपल, मैं और एक मेरा फ्रेंड है, उसको मैं मेंटर कर रहा हूँ 2 साल से। इस साल उसने अपना पहला अटेम्प्ट दिया, वो केवल 22 साल का ही है, उसने अपना पहला अटेम्प्ट दिया, बट उसका प्रीलिम में वो बॉर्डर पे रह रहा है।
he is completely prepared for his mains. I am damn sure about him. But he has missed his prelim by a couple of marks. और वो कल आके मेरे पास इतनी देर रोते बैठा, मैंने उसको यही समझाया, आपके सामने एग्जाम्पल है उत्कर्ष, जो कंप्लीटली हमारे साथ ऑलमोस्ट 24 घंटे हमारे साथ ही रहता है. तो तुझे डिमोटिवेट नहीं होना है, तुझे इससे सीखना है कि कहाँ पर मेरे मिस्टेक्स रहे हैं. और जैसे उत्कर्ष ने कहा, टेस्ट इज क्वाइट क्रूशियल. ठीक है, मैंने ये गलती की है, मेंस के टाइम मैंने टेस्ट नहीं लगाए थे ड्यू टू सर्टन ऑब्वियस रीजंस. बट उत्कर्ष को मैं हमेशा बोलता था कि भाई तुम लिखो, तुम लिखो. और ये इसकी आदत पहले से ही थी, ऐसा नहीं कि मैंने कहा, पर इसकी आदत पहले से थी और इसने वो उसको इंश्योर किया कि ये लिखते रहे. तो फर्स्ट मैसेज है कि आप ऐसा कोई टारगेट नहीं रखोगे. सेकंड मैसेज, जैसे उत्कर्ष ने कहा, लिमिटेड रिसोर्सेस. He said he read only 3 books other than the NCERTs. और ये इंश्योर करिए, बहुत कम रिसोर्सेस है. ठीक है, आप दुनिया भर के रिसोर्सेस उठाते हो, ये कोचिंग का मटेरियल, वो कोचिंग का मटेरियल, फिर प्रीलिम्स आता है, प्रीलिम्स के टाइम ये अनशन चीजें उठाते हो, कोई जरूरत नहीं है. फॉलो द न्यूज़पेपर रिलीजियसली. ठीक है, उसमें से आपको जो नोट्स बनाने, ही हैज क्लियर्ड ओनली बिकॉज पहले जो 3 साल की जो मेहनत थी, वो मेहनत हमने देखी है, वो मेहनत हमने भी की है, हमने देखी भी है उत्कर्ष की. 12 घंटे आपको देने हैं दिन के, बस 12 घंटे. आप कहीं और जॉब करने जाते हो कोई भी फील्ड में, तो ये आजकल तो नॉर्मल ही हो गया है 12 घंटा, मिड ब्रेक्स और ये सब पकड़ लो. तो 12 घंटे का आपका शेड्यूल रहना चाहिए. ऐसा भी नहीं कि दिन के 18-18 घंटे आप बस यही कर रहे हो. हम लोगों ने इतनी पार्टी की है, हम लोगों ने इतनी पार्टी की है, मैं आज भी मतलब लिख कर देता हूँ कि पूरे इंजीनियरिंग के करियर में आज भी कोई बंदा इतनी पार्टी नहीं करता होगा. कोई इम्पॉसिबल है उस लेवल तक पहुंचना पार्टी में, ऑलमोस्ट डेली. और ये इसके मेंस के टाइम पे भी चलता रहा है, मेंस के टाइम पे भी. ठीक है, बट एक चीज इंश्योर करते थे, इसका टास्क प्रभात भाई के पास था. प्रभात भाई इसको लिटरली ही यूज्ड टू नज हिम, इसको भगाते थे कि आप जाओ, टेस्ट लिखो, 2 टेस्ट लिखोगे दिन के, मेंस के, मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन, और रात को आप वो टेस्ट को अच्छे से रिवाइज करोगे, फिर आप 10 बजे के बाद आके पार्टी में एंट्री कर सकते हो. ऑलमोस्ट डेली पार्टी. ओके, बट दिस कम्स विद अ कॉशन दैट पहले 3 साल जो इसने किया है, तब लिटरली मतलब क्या बोल सकते हैं कि सारे डिस्ट्रैक्शन से कंप्लीट दूर. सारे डिस्ट्रैक्शंस आप समझ रहे हो, मेल फीमेल एज के हिसाब से आप समझ जाओ मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ. जेंडर न्यूट्रल रहते हैं. ठीक है, तो सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे. नॉट जस्ट उत्कर्ष बट आर एंटायर एंटायर फ्लैट. इनफैक्ट हमारा पूरा फ्लैट बदनाम है. फ्लैट का नाम मत बताओ. फ्लैट का नाम नहीं शेयर कर सकते, बट ये पूरा बदनाम है लिटरली ओआरएन में, पार्टीज और सिंगल्स के लिए. सब सिंगल है. बट लेट मी अश्योर, आपके सामने रैंक 5 है. मी एज अ फैकल्टी, वी हैव कपल ऑफ फ्यू मोर. एक क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया में है. ठीक है, ही हैज ऑल्सो रिजाइन फॉर प्रिपरेशन. एक आईएफएस भी है, वो बीच बीच में कभी आते रहते हैं. ठीक है, सो हमारा फ्लैट मतलब ऐसा है, तो हमने सब कुछ किया है. ठीक है, मस्ती भी की है, बट इंश्योर करो जब आप पढ़ रहे हो तब आप केवल पढ़ रहे हो. फिर आप लाइब्रेरी में पढ़ो, घर पे बैठ के पढ़ो. जो गलतियां हमने की है उससे सीखो. और इट इज अ क्वाइट इजी एग्जाम, वेरी वेरी इजी एग्जाम. इस चीज का कोई प्रेशर मत लेना, सोशल प्रेशर कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, सेकंड अटेम्प्ट में निकालना है. ये होते रहता है. One very unfortunate incident has happened, and today while reading news it came across me. One UPSC aspirant from Nagpur, he unfortunately he committed suicide. This was his third attempt and he didn't clear prelim. I simply do not understand. मीन्स जो सुसाइड करते हैं ना, वो खुद खुद वीक रहते हैं ऐसा नहीं होता है. उसको ये समाज, उसको ये सोशल कंडीशंस जो होते हैं, सोशल प्रेशर्स, ये उसको वीक बनाता है.
तो आपको इंश्योर रखना है कि आप हमेशा ऐसे सर्कल से घिरे रहे, ऐसे दोस्त रहे जो आपको हर बार मोटिवेट करे हर चीज के लिए कि नहीं भाई तुझ में पोटेंशियल है, तू और एक कदम आगे जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हर जगह ऐसे दोस्त ढूंढते घूमो, ये नसीब का भी खेल है, नसीब की बात है, वो मिलते रहते हैं। तो सुसाइड से रिलेटेड मैं ये उत्कर्ष के पास ही दूंगा कि वो अपने व्यूज इसके ऊपर शेयर करे। तो इस पे आने से पहले जो आपने कई सारी चीज़ों के बारे में बात की, तो उसमें मैं अपनी तरफ से जैसे यही जोड़ूंगा कि ये बात सही है कि जैसे जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मेरा इंटरव्यू मैंने दिया था, फिर नहीं हुआ, तो उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट जब था, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा थोड़ा डिमोटिवेट होना शुरू हो गया था। और सुबह सुबह मैं उठता था, मैं और प्रतीक भैया उठते थे और ये नाश्ता बनाते थे, बिकॉज मुझे सच में पढ़ाई लिखाई करने के अलावा कुछ और आता नहीं है। तो ये सब कुछ बनाते थे, मेरे लिए बनाते थे, फिर हम लोग वही बात करते थे। मैं बोलता था भैया मन नहीं हो रहा पढ़ने का, मन नहीं हो रहा पढ़ने का। तो बोलते थे कि भाई देखो, जो मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में गलती की वो तुम्हें नहीं करनी है, बिकॉज इन्होंने भी अपने सेकंड अटेम्प्ट में मेंस लिखा था और इन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। तो उन्होंने कहा यार देखो, आज भी मैं रिग्रेट करता हूँ उस चीज़ को। तो कहीं ना कहीं वो बात लगी थी कि यार, क्योंकि देखिए मतलब क्या होता है ना कि आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी तकलीफ भी होती है। जब आप मेहनत करते हैं तो शारीरिक मानसिक कई प्रकार की आपको तकलीफ झेलनी पड़ती है। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आता है ना, जब रिजल्ट आता है और जब आप अपनी रैंक देखते हैं ना, आपने कितना भी मेहनत किया आप सब भूल जाते हैं उसको। आप जितनी भी रातें जगे हो, आपने जितना भी कष्ट देखा हो, एक सेकंड नहीं लगता उसको भूलने में, एक सेकंड नहीं लगता उस सब चीज़ों को भूलने में। तो लेकिन जो रिग्रेट होता है ना, जो उसका उसका पेन बहुत ज़्यादा होता है यार, रिग्रेट का पेन बहुत ज़्यादा होता है। और इस चीज़ के लिए मैं भी आप लोगों से जैसे एस्पिरेंट से यही सजेस्ट करूंगा कि यूपीएससी या नो यूपीएससी, नेवर बी अ पर्सन ऑफ रिग्रेट। जीवन में आप कभी किसी चीज़ को लेके मलाल मत रखिए, रिग्रेट मत रखिए। जो जीवन में आप करना चाहते हैं उसको आप करिए, जिस चीज़ में आपका मन लगता है आप वो करिए। और ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, बिकॉज ये कैंडिड इंटरव्यू है। यूपीएससी वाले इंटरव्यूज तो बहुत सारे हो चुके हैं मेरे, और आपको मिल भी जाएगा ऑनलाइन। वही सारी बातें, कौन सी किताब पढ़नी है, क्या करना है, कैसे टेस्ट लगाना है, कौन से टॉपर हैं, तो दुनिया जहाँ की बातें हैं जो सबको पता है। लेकिन अल्टीमेटली होता उन लोगों का है जो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये चीज़ क्या था, जब मैं IIT JEE की तैयारी करता था, तो मैंने 2 बार ट्राई किया था IIT JEE के लिए, बट मेरा दोनों बार नहीं हुआ। और ये मैं हर जगह बताता हूँ बिकॉज मेरे कई सारे कजिन्स हैं, छोटे भाई बहन हैं देश में, जो इस चीज़ को मान लो देख रहे होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि अगर जैसे उस वो जो एज होती है ना, 15 16 17 साल वाली, जब 16 17 साल वाली होती है, जब IIT JEE लिखते हैं 17 18, तो उस समय जब नहीं होता है तो ऐसा लगता है कि द वर्ल्ड इज फॉलिंग अपार्ट, अब कुछ नहीं रह गया है। मेरा भी जब फर्स्ट टाइम में तो मेंस ही क्लियर नहीं हुआ था, एडवांस तो बात की बात है। तो मैं जब घर पे आया था तो मैं बहुत रोया था, और मम्मी बहुत रो रही थी, और जो है, तो तब लगता था कि यार सब कुछ खत्म हो गया है। बट ऐसा नहीं है। आज इस एग्ज़ाम में 5th रैंक आ गई, तब नहीं लगता था कि, और जैसे इन्होंने भी वो बात की ना कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट का मत सोचिए, मैं इससे अग्री करता हूँ कहीं ना कहीं। देखिए, इससे ना अनड्यू प्रेशर बनता है, आपके हाथ में नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना नहीं निकालना। जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं वो लकी होते हैं, ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, लक और नो लक, उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है, उनकी जो मेहनत होती है, वो 2 3 साल की मेहनत होती है। वो फर्स्ट अटेम्प्ट दिखाई ज़रूर देता है, लेकिन उसके पीछे 2 से 3 साल की मेहनत होती है। यार, इस एग्ज़ाम का सिलेबस ही इतना बड़ा है, 1 1.5 साल तो सिलेबस हाथ में लेने में लग जाता है। 1 साल की एग्ज़ाम होती है, तो 2 2.5 साल 3 साल तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आपको लगेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ कई लोग नहीं बताते हैं यार। तो आप ये चीज़ अगर फर्स्ट अटेम्प्ट मान के आए हैं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को निकालेंगे, तो आप फिर आपकी प्रिपरेशन भी 2 से 3 साल की होनी चाहिए, तब आप फर्स्ट अटेम्प्ट कहिएगा। और मैं ये नहीं कहता कि आप मत सोचिए फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने का, लेकिन जो भगवत गीता की लाइन्स है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो वो ये तो मेरे भी जीवन का सार है, और मैं बोलता हूँ आप भी अपने जीवन का सार इसको बना लीजिए, ठीक है। आप मेहनत करिए, नसीब में हुआ तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक मार देंगे। नसीब की बात होती है, 1 पॉइंट के बाद इस एग्जाम में लक होता है यार, ठीक है। और कल मैं DOPT में था, और मैं हम लोग टॉप 20 रैंकर्स से फेलिसिटेशन हो रहा था। मेरी सबसे बात हुई, कोई भी ऐसा नहीं था जो ये कह रहा था कि मेरी टॉप 20 में रैंक आने वाली है, ऐसा कोई नहीं था, ठीक है। इनफैक्ट मेरी फर्स्ट रैंकर से बात हुई, थर्ड रैंकर से, बिकॉज हम लोग ऐसे ऑड नंबर वाइज बैठे थे, 1 3 5 करके, तो मैं उन्हीं के साथ बैठा हुआ था। तो सबको ये था कि किसी को नहीं पता था कि भाई फर्स्ट रैंक आने वाली है, थर्ड आने वाली है, या मेरी फिफ्थ आने वाली है।
मतलब वो तो तो बात ही वही बात ही हम लोग कर रहे थे इनफैक्ट। वही बिल्कुल उम्मीद सी नहीं थी कि यार ये होगा नहीं होगा, बिकॉज उम्मीद इसलिए भी नहीं थी बिकॉज प्रतीक भैया ने बताया भी कि इस अटेम्प्ट में थोड़ा कुछ पर्सनल लॉस वगैरह रहे हैं फैमिली में मेरे, और तबीयत वगैरह भी मेरे घर में ख़राब हुई थी लोगों की, और मैं 15 नवंबर को आया था दिल्ली, और फिर मैं जिस मेंटल स्टेट में आया था 10-15 दिन तो सेटल होने में लगे थे, 1 दिसंबर का महीना मिला था पढ़ाई करने के लिए, और फिर मेंस के दौरान जो तबीयत ख़राब हुई थी, कोविड हुआ, सीवियर स्टमक एक हुआ, ये लेके भी गए थे गंगाराम मुझे। तो बट हाँ, ये पहले की मेहनत थी, बिकॉज भाई मेहनत तो पहले से कर रहे हैं ना, तो कम्युलेटिव है, मतलब एक घड़ा होता है मेहनत का, वो ना धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो जब वो घड़ा पूरा भर जाता है तो आपकी रैंक आ जाती है। सक्सेस फिर आना ही है, सक्सेस फिर आना ही है। वो एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन के बाद आपको कोई नहीं रख सकता, बस वो फिर टाइम की बात है। जैसे कि आपके आई थिंक ये एक भैया है, लास्ट ईयर उनकी टॉप 30 में रैंक आई है, तो वो मुझे बोलते थे हमेशा कि उत्कर्ष, फॉर यू इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन। तो वो काफ़ी मोटिवेटिंग लगता था मुझे कि यार, और इनफैक्ट इस बार भी जब मेरी उनसे बात हुई और मैंने कहा भैया 5th रैंक है, तो उन्होंने कहा आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड, और वो हमेशा बोलते थे देखना उत्कर्ष, फर्स्ट पेज पे तेरा नाम देखूंगा मैं, तो हमेशा ये उनकी लाइन थी, फर्स्ट पेज पे तेरा नाम देखूंगा, और वो सही भी हो गया। तो वो तो था ही। बाकी जो इन्होंने बात की कि हाँ डिस्ट्रैक्शंस और पार्टीज की बात की, देखिए आप जिस उम्र में हैं, 24, 25, 26, आप सन्यासी नहीं बन पाएंगे, और मैं किसी से सन्यासी बनने के लिए कहता भी नहीं हूँ, ठीक है। तो पार्टीज वगैरह आप ओआरएन में रह रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ फैमिली से दूर हैं, और थोड़ा फ्रीडम भी है, तो जब फ्रीडम मिलती है तो थोड़ा बहुत आदमी हाथ पैर स्ट्रेच करता ही है। तो वो चीज़ थी कि पार्टीज वगैरह होती थी छत पे, लेकिन ये भी था कि आई रिमेम्बर जब प्रभात भैया बोलते थे कि बिना पेपर लगाए तुमको ऊपर नहीं आना है, छत पे नहीं आना है, तो मैं मेंस के पेपर जैसे जब मैं लिखता रहता था नीचे अपने रूम में बैठ के, तो ऊपर मुझे आवाज़ आती रहती थी कि जो है कुर्सी वगैरह जो है लोग सेट कर रहे हैं और पार्टी का जो है माहौल बनने वाला है। तो मैं जो मेंस का पेपर होता था मैं 15 मिनट पहले ही निपटा देता था ये एक्साइटमेंट से। तो यहाँ मतलब कई बार लोगों का मेंस का पेपर पूरा नहीं होता और मैं इतना एक्साइटेड हो जाता था कि मैं 15 मिनट पहले उस पेपर को निपटा देता था, स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़ जाती थी। सो हर चीज को पॉजिटिव, हर एक चीज को पॉजिटिव वे में लेना है, ठीक है। किस चीज की वजह से अभी इसकी स्पीड बढ़ गई, वो अच्छी बात है। तो वो सब भी था, और देखिए वो सब तब था जब मैंने पढ़ाई कर ली थी, और सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, इनफैक्ट हर इंटरव्यू में जब मुझसे टाइम मैनेजमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने यही चीज़ कहा है कि आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। आप नींद लीजिए 7-8 घंटे की, 10 घंटे की पढ़ाई करिए, और बचे कितने, 8 घंटे नींद, 10 घंटे पढ़ाई, तो 6 घंटे बचे। तो बाकी 6 घंटे हैं ना आपके पास रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए, उसमें आप घूमिए टहलिए। हम लोग का तो ऑलमोस्ट फिक्स था, रोज शाम को चाय, रोज शाम को चाय फिक्स, फिक्स, ठीक है, सिंधी पार्क में एक वॉक, और रोज शाम को चाय, और दुनिया भर की फिलोसफिकल बातें मेटाफिजिक्स वाली, जिसका कोई मतलब बाद में निकलता नहीं था बट अब सब सब मतलब निकलता उन सारी बातों का, ठीक है। तो वो करिए, बहुत जरूरी होता है। शाम को ब्रेक नहीं लेंगे तो रात तक खींचेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे, सुबह से बैठे रात तक कैसे पढ़ेंगे। तो ब्रेक्स भी लीजिए। और जो इन्होंने डिस्ट्रैक्शन की बात की, तो मेरा पर्सनल व्यू यही है कि थोड़ा सा दूर रहिए, बिकॉज देखिए ये एग्जाम ऐसी है ना कि इसमें आप 99.99% भी देंगे ना तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब आप, यू कैन टेक इट इन राइटिंग फ्रॉम मी, इस एग्जाम में 100% देने के बाद नहीं होता है, ठीक है। आप जब 100% देते हैं और आपका नसीब साथ देता है ना, तब जाके इस एग्जाम में नाम आता है लिस्ट में। तो 99.99% जैसे आप लोग जो इसके स्टूडेंट होंगे इंजीनियरिंग के, वो इस चीज़ को समझेंगे, एस्केप वेलोसिटी होती है, ठीक है, कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.1 भी होगा ना तो आप धरती पे वापस आ जाएंगे, तो आपको फिर से प्री मेंस इंटरव्यू पूरा देना पड़ेगा। तो 100% ही देना है, बिकॉज ये जो नौकरी है ना, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आप देश के सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे बड़े डेमोक्रेसी को आपको जो है एडमिनिस्टर करना है, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। 100% देना पड़ेगा, 100% से ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। और रही जो आपने फाइनल उसकी बात की थी, जो सुसाइड वाले की बात की थी, अब उससे अनफॉर्चुनेट कुछ नहीं हो सकता यार। देखिए मतलब दुख तो, तकलीफ तो सबको होती है यार, जीवन में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में सिर्फ सुख है, या ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में सिर्फ दुख है, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है।
लेकिन ये जो सामाजिक प्रेशर होता है, कई बार पीयर प्रेशर होता है, अब ये होता है, ये एक फैक्ट है, लेकिन आप इसको कैसे परसीव करते हैं वो भी तो जरूरी है। और जो आपने बात की थी मुझसे इसी इंटरव्यू में, इस वाले जो मेरा यूपीएससी में इंटरव्यू था, एक मेंबर ने पूछा था कि उत्कर्ष, राइट टू लाइफ में राइट टू डाई भी होना चाहिए क्या? और मैंने उनको जवाब दिया था, सर नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा था कि अगर सर कुछ कोई बायोलॉजिकल इशू है किसी को, कोई बहुत ही खराब स्टेट में है, तो वहां पे कुछ सोचा जा सकता है, यूथनेसिया वगैरह के कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन कोई इंसान ठीक है, उसको कोई ऐसी शारीरिक तकलीफ नहीं है और वो मरने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब हम एज अ सोसाइटी फेल कर रहे हैं। हमने उसे उस रास्ते पे जाके छोड़ दिया है कि उसके पास वहां से कूदने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रह गया है, और वहां तक ले जाने का सारा जो है जिम्मा हम सोसाइटी, हमारे ऊपर ही है। तो वी एज अ सोसाइटी हम लोग को अपने अंदर ये चेंज लाना पड़ेगा, पेरेंट्स को लाना पड़ेगा। मैं तो भाई बहुत नसीब वाला हूँ कि मुझे इतने सपोर्टिंग पेरेंट्स मिले, जिन्होंने इतना फेलियर देखा है मेरे साथ। 2 बार आईआईटी जेई में नहीं हुआ, मेरे कॉलेज में 2 बैक लग गई, यहाँ पे 2 बार यूपीएससी में नहीं हुआ। तो इस रैंक के पहले मेरे जीवन में कुछ था ही नहीं कि मैंने कुछ किया हो, कोई तीर मारा हो। और ये भी कोई मैंने तीर नहीं मारा है, एक रैंक आई है। तो उसके बावजूद जब भी रिजल्ट आता था, फिर बेचारे वो भी रोते थे, मैं भी रोता था, सबको कॉल कर करके बताना पड़ता था नहीं हुआ नहीं हुआ। और ऐसे टाइम पे तो लोग थोड़ा और कॉल करते हैं पूछने के लिए, उनको पता लग जाता है नहीं हुआ, तो फिर वो जानबूझ के कॉल करेंगे, ताकि उनको मतलब एक कान को तसल्ली मिले सुन तसल्ली के मिले कि जो उनको, है भाई बोल दो बस नहीं नहीं हुआ। हुआ। और फिर उनके वही फेक से दिलासे कि कोई बात नहीं बेटा, इसमें तो लगता ही है। और इनफैक्ट कई सारे लोग हैं, जब इस बार मेरा सिलेक्शन हुआ, 5th रैंक आई, ना उनका मैसेज आया ना उनका कॉल आया है। कैसे आएगा भाई, दुखी इतना हो रहा होगा। राइट। ठीक है। तो देखिए, ये एस्पिरेंट्स को मैं यही मैसेज दूंगा कि देखिए, यूपीएससी इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और अब बहुत आसान है ये बोलना जब खुद की रैंक आ जाती है, लेकिन अभी तक प्रतीक भैया की तो नहीं आई ना रैंक, लेकिन ही इज डूइंग गुड इन लाइफ। ठीक है। तो आप कभी, क्योंकि देखिए आपका क्या है, आपको जो है आपने कुछ कर लिया, आप गए, आप अपने माँ बाप के बारे में सोचिए ना, उनके ऊपर क्या बीतेगी। ठीक है। और आप, जो 3 इडियट्स में नहीं था, वो जो है रैंचो उसको बोलता है कि अपने माँ बाप की फोटो जो है उसमें लेके रखो वॉलेट में। तो मैं तो वो करता हूँ एटलीस्ट, कभी कभी वॉलेट खोल के जो है देखता हूँ फोटो। तो काफी हिम्मत आती है कि यार ठीक है, इनके लिए कर रहे हैं, और कभी होगा भी, आज हो गया है तो वो लोग आपसे कई गुना ज्यादा खुश आपके माँ बाप हैं, कई गुना ज्यादा खुश। आप तो देखिए क्या है, खुशी दुख ये सब क्या होती है ना, ये सब बड़ी ट्रांजिटरी फीलिंग्स होती हैं। आज एक हफ्ते हो गया, क्या ये थोड़ी है, उस दिन जितनी खुशी थी आज उतनी खुशी थोड़ी है यार। बस मन में तसल्ली है कि हो गया चलो। लेकिन माँ बाप को जितनी खुशी तब थी उतनी आज भी है, उससे ज्यादा ही है मुझे लग रहा है। ठीक है। तो इस बारे में कभी मत सोचिएगा यार। ठीक है, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट, कल मैं डीओपीटी गया था फेलिसिटेशन के लिए, जो टॉप 20 रैंकर्स थे। यार 20 में से ना करीबन 10 से 12 लोग थे जिनका 3rd अटेम्प्ट था, और एक से एक धुरंधर थे। मेरे जैसे लोग नहीं थे, मैं तो नॉर्मली इंसान हूँ। कोई आईआईटी से, कोई एम्स से, कोई स्टीफन से, कोई कहीं इंटर्नशिप जेपी मॉर्गन में, कोई कहीं, एक से एक धुरंधर मतलब लोग थे। तो उनके बीच में मुझे भी लग रहा था भाई कहाँ पहुंच गए, लेकिन अब जब भगवान ने पहुंचा दिया तो पहुंच गए। लेकिन उनका 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट, तो बहुत, इस एग्जाम में जब लोग इतने ज्यादा हैं, सीट इतनी कम है, तो बड़ा नेचुरल सी बात है ना कि अटेम्प्ट ज्यादा लगेंगे। और जब मैं यहाँ पे आया भी था, तो मैं ये सोच के आया था कि मैं 2-3 अटेम्प्ट तो लग ही जाते हैं इस एग्जाम में। अरे मैंने पहले में ही इंटरव्यू दिया, दूसरे में इंटरव्यू दिया, तीसरे में इंटरव्यू दिया। नसीब साथ देखी तो मैं पहली अटेम्प्ट में निकाल दिया होता। ठीक है, लेकिन मैं ये सोच के नहीं आया था कि पहले अटेम्प्ट में निकालना है यहाँ पे। तो आप अगर आप नॉर्मल आइए, और आप सिर्फ ये देखिए कि आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, और आप मेहनत कर रहे हैं, आप 10 घंटे की पढ़ाई कम से कम रोज कर रहे हैं, थोड़ा बैलेंस प्रिपरेशन है, दोस्तों के साथ समय भी बिता रहे हैं, तो आज नहीं तो कल आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। ये 100%। अपनी जिंदगी जीनी है, ठीक है। जो भी आपके साथ हुआ है, जो भी आपके फेलियर्स रहे, उसको आप खींच नहीं सकते आपकी लाइफ के साथ, उसको आप ड्रैग नहीं कर सकते। यू हैव टू लुक फॉरवर्ड। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ऑलवेज लुक फॉरवर्ड, इट गिव्स यू ट्रेमेंडस एनर्जी। ऑलवेज लुक फॉरवर्ड, नॉट इन अ नेगेटिव वे बट अ पॉजिटिव वे में देखो आप कहां पर रहेंगे अगले 1 साल या 2 साल बाद। ठीक है। तो यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। दिस इज कंप्लीटली फ्रेंडली कैंडिड सेशन। ये आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पर हूँ गाइडेंस आईएएस में। वी आर स्टार्टिंग मेन टेस्ट सीरीज, देन अगेन आई विल बी देयर टू हेल्प पीपल
For example, I have evaluated copies of Naman Goyal, rank 39. Then Sonali Dev, she used to call after every test that what improvements can I make in. She has scored 41 rank. Okay, so I am always there, happy to help people. मेरा नहीं हुआ तो चलो ठीक है, लोगों को हेल्प कर देता हूँ, और इसमें भी बहुत खुशी मिलती है, ठीक है, एक एनर्जी मिलती है, भले वो आगे. So we have a couple of questions to ask to Utkarsh. First is, what do you think is the biggest myth with respect to UPSC? What is the biggest myth that UPSC aspirants have when it comes to preparation? आई थिंक सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि ये दिस इज़ नॉट फॉर एवरेज स्टूडेंट्स. यू विल हैव टू बी अ टॉपर. आपका एकेडमिक एक्सेलेंस बहुत अच्छा होना चाहिए. मेरे तो डैफ में जो 4 कॉलम होते हैं उसमें से स्पोर्ट्स वाला खाली था और एक लीडरशिप वाला खाली था. जब कुछ किया ही नहीं तो लिखेंगे क्या? झूठ तो लिखेंगे नहीं भाई. ठीक है. और अचीवमेंट में भी कुछ नहीं था लिखने के लिए, लेकिन मैंने आपको बताया क्योंकि मुझे 4th ईयर में बात पता थी कि जो है यूपीएससी करना है और एक डाफ नाम की चीज़ होती है. तो मैंने जो 4th ईयर का प्रोजेक्ट था उसको पब्लिश किया था, ठीक है, एक जर्नल में, और उसी को मैंने लिखा था. वो भी तो देखिए ऐसा है कि जैसे प्रतीक सर ने भी कई सारी बातें की और जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे आज पहली बार ये सब पता लगा कि मतलब ये सब है. अपार्ट फ्रॉम दी फाइनेंशियल इशू, वो मुझे पहले से पता था कि फाइनेंशियल इशू है. और सोचिए फाइनेंशियल इशू की वजह से इन्होंने प्री क्वालिफाई किया, मेंस की टेस्ट सीरीज नहीं लगा पाए. आप सोचिए इस चीज़ को. तो ये जो एग्ज़ाम है ना, यही मैं कहता हूँ कि अगर आज मैं क्वालिफाई कर लिया हूँ इस एग्ज़ाम को, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा तोप हूँ या मेरी 5th रैंक है तो बाकी जितने रैंकर्स हैं उन्होंने मुझसे कम मेहनत की है या वो मुझसे कम डिजर्विंग है. ऐसा नहीं होता है. बस ये होता है कि जैसे कल हम लोग जब डीओपीटी में थे तो जो मिनिस्टर सर थे उन्होंने ये कहा था कि यू आर एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट मोमेंट. वो चीज़ होती है जब आपके स्टार्स अलाइन हो जाते हैं ना तो हो जाता है. ये चीज़ होती है. और उसके बाद एक और मिथ ये है कि आपको पढ़ना बहुत पड़ता है, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं. तो देखिए पढ़ना तो है ही, लेकिन 10 घंटे इज आई थिंक गुड इनफ. अरे भाई 14-15 घंटे चलो पढ़ लिया, मैंने पढ़े हैं 15 घंटे 16 घंटे मैंने की है पढ़ाई, ऐसा नहीं है. लेकिन वो एग्जाम के एक दिन 2 दिन पहले बस. 15 घंटे कौन इंसान है भाई जो पूरे साल भर 15 घंटे पढ़ सकता है? और ऐसा कोई है तो मैं मिलना चाहता हूँ उनसे. ठीक है, क्या पता हो, मतलब भगवान जाने. तो ये दूसरा मिथ है कि ये कि आपको बहुत पढ़ना है, बहुत सारी किताबें पढ़नी है. किताबें तो बहुत सारी पढ़नी ही नहीं है. अगर आपके जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे लिस्ट भेजी थी GS 1 2 3 4 और उसने कहा था बताओ सोर्सेज ठीक है कि नहीं. तो मैंने लिस्ट पढ़ी भी नहीं और वो इतनी लंबी लिस्ट थी. मैंने कहा कि यार अगर तुम्हारी लिस्ट इतनी लंबी है इसका मतलब प्रिपरेशन ठीक नहीं है तुम्हारी. और मैंने लिस्ट पढ़ा भी नहीं. फिर मैंने उसको ध्यान से पढ़ा, फिर कुछ कुछ चीज़ें मैंने एलिमिनेट करवाई उसमें से. ठीक है, मैंने कहा करंट अफेयर्स का एक ही सोर्स रखो. बिकॉज फर्स्ट ईयर में मैं जब था तो करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है बहुत सारी महीने वाली तो मैं हर महीने पढ़ता था. फिर यार जब प्री आया तो 12 मैगजीन हो गई. अब मैंने कहा 12 मैगजीन में रिवाइज कैसे करूं? पढ़ तो ली 12 मैगजीन. तो फिर मैंने कहा नहीं यार कंपाइलेशन पढ़ता है, वो ज़्यादा सही होता है. ठीक है, तो कोई अंत है क्या करंट अफेयर्स का? हाँ, न्यूज़पेपर तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैंने कई सारे इंटरव्यूज में कहा है और आज भी ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि नॉट जस्ट यूपीएससी, एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनने का जो है एम रखिए जीवन में. ठीक है, देश दुनिया में क्या हो रहा है उसको जानिए और उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना इज सिने qua नॉन. इट इज़ नॉन नेगोशिएबल पार्ट ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन. देयर आर पीपल जो निकालते होंगे इसको बिना उसके, बिना न्यूज़पेपर पढ़े, बट दे आर अल्ट्रा लेजेंड्स और मैं अल्ट्रा लेजेंड की कैटेगरी में नहीं आता हूँ. ठीक है, तो और ये सब जो समरीज आती हैं, न्यूज़पेपर एनालिसिस समरीज, ये वो, मतलब नथिंग कैन बी मोर फार फ्रॉम द डिमांड ऑफ यूपीएससी इन सब चीज़ों को लेके. ठीक है, तो ये है कि न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए. मैं तो आपको पता है 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ता था बिकॉज मुझे तो एडिक्शन है न्यूज़पेपर पढ़ने का. बट ये एडिक्शन आप लोग मत पालिए, दैट इज़ नॉट अ गुड एडिक्शन टू हैव. ठीक है, और इंटरव्यू के टाइम 6-6 7-7 न्यूज़पेपर चलता था. पूरा पूरा दिन तो न्यूज़पेपर पढ़ने में निकलता था. रात होती थी मुझसे पूछते थे कितना पढ़ा, मैंने कहा न्यूज़पेपर ही पढ़ रहा हूँ अभी तक. तो ये चीज़ भी है. बाकी और क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं. Next question is, if you're looking back at your UPSC preparation, okay, UPSC preparation journey, so
This is getting tilted. Do you think there is anything you could have done differently? इसके अलावा और कुछ अलग करने की कभी सोचा था? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि 3 अटेम्प्ट में मैंने तीनों बार इंटरव्यू जब दिया, 3 प्री लिखे हैं, 3 मेंस 3 इंटरव्यू, तो मैंने घाट-घाट का पानी पी लिया यूपीएससी में। ठीक है, मैंने जो-जो टेस्ट सीरीज थी सब लगा के देख लिया, मॉक इंटरव्यूज थे सब लगा के देख लिया। ठीक है, किताबें तो इतनी पढ़ी नहीं, बिकॉज मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं प्रैक्टिस ओरिएंटेड इंसान हूँ। ठीक है, तो कल भी मैं जब बैठा था किसी के साथ, कोई टॉपर ही था, टॉप 10 में ही था, तो वो भी मुझे यही बोल रहा था कि यार अब मुझे नहीं पता क्या करना है, इस बार नहीं होता तो मुझे नहीं पता क्या करना है। और शायद मैंने कुछ लोगों को कहा भी था कि अब इस बार नहीं हुआ तो आई डोंट नो कि अब इसमें डिफरेंट क्या करना है, मुझे नहीं पता भाई। तो आई वुड हैव इस अटेम्प्ट में मैंने कुछ चीज़ें चेंज की थी, जिसको मैं जैसे बेनिफिट ऑफ एस्पिरेंट्स के लिए शेयर भी कर देता हूँ। कि मैंने क्या किया था, जैसे पहले मैं दोनों अटेम्प्ट में मेंस में 1 से 20 तक चलता था। पहले मैं 10 मार्कर्स करता था, फिर मैं 20 मार्कर्स करता था। लेकिन उसके साथ दिक्कत ये है कि लास्ट लास्ट में जब आप 20 मार्कर्स करते हैं और एक रश होता है, तो आप 20 मार्कर्स से बहुत डैमेज करते हैं। क्योंकि अगर आप एक अच्छा आंसर लिखेंगे तो आपको 20 में से 8 से 10 नंबर मिल जाएगा, लेकिन बुरा लिखेंगे तो आपको 3 नंबर 4 नंबर मिलेगा। और 10 मार्कर में अच्छा आंसर लिखोगे तो 6 नंबर पाओगे, बुरा लिखोगे तो 4 नंबर पाओगे। तो इस बार मैंने क्या किया कि 15 मार्कर्स पहले किए, बट उसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जब आप 15 मार्कर्स पहले करते हैं तो आपके लिए लास्ट में 10 मार्कर के लिए सिर्फ 1 घंटा बचता है। अब 1 घंटे में 10 क्वेश्चन करना है, तो अगर आप उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, तो इसको अप्लाई करिएगा, नहीं तो मत करिएगा, एट योर ओन रिस्क। बिकॉज मैं भी लास्ट में जितना रश हुआ हूँ इस बार 10 मार्कर्स, बिकॉज वो डैमेज भी होंगे 10 मार्कर्स, बट उस इतना बड़ा उन्होंने डैमेज क्रिएट नहीं किया होगा, आई एम श्योर। और एक ये किया था कि कई सारे टॉपर्स की कॉपीज को आप रेफर करिए। जीएस में पर्टिकुलरली लास्ट ईयर दिव्या मिश्रा मैम है, 28 रैंक, उनका नाम मैं हर जगह लेता हूँ बिकॉज वो जीएस की वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर थे उनके। और जैसे वो आंसर्स लिखती हैं वो बहुत ज़रूरी है। या आप लक्ष्मण तिवारी सर हैं, उनकी कॉपी उठाइए, या जागृति अवस्थी मैम है, उनकी कॉपी उठाइए, तो देखिए ये लोग कितने सारे पॉइंट्स लिखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 3 सब पार्ट है, तो मैं पहले क्या करता था, एक सब पार्ट है 3 पॉइंट लिखे, दूसरा सब पार्ट 3 पॉइंट, खत्म कर दिया आंसर। ऐसा नहीं होता है, वो लोग 6-6 7-7 पॉइंट लिखते हैं उसके अंदर। तो थोड़ा कंटेंट को बढ़ाइए अपने आंसर में। तो और क्वेश्चंस हम लोग ले सकते हैं। Newspaper reading, as you have already emphasized, how crucial and how important it is. So, if you could just share how you used to make notes from your, especially from newspaper. Ever not? हाँ बिल्कुल, न्यूज़पेपर क्या, कुछ भी पढ़िए। मैं तो जब इनफैक्ट इस पे यूट्यूब पे डिस्कशंस भी जब दिखता था राज्यसभा टीवी पे, तो या कट द क्लटर आता है, तो मैं उसके भी जो है नोट्स बनाता था। ये नहीं कि लेट के आराम से जो है डिस्कशन देख रहे हैं फिर देख के फ़ोन फेंका सो गए, ये सब नहीं। कोई चीज़ देख रहे हैं तो उससे कुछ आउटपुट लीजिए। तो मेरा बस फ़ायदा ये होता था बिकॉज मैं फ़ोन पे देख रहा हूँ और मैं डिजिटल नोट्स बनाता था एवर नोट पे, और उसको मैं शेयर भी करूँगा। अभी कुछ दिन से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है शेयर करने का अपने नोट्स को। तो एज एन व्हेन आई गेट टाइम मैं सारे नोट्स अपने टॉपिक वाइज शेयर करूँगा, चाहे वो जीएस हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऑप्शनल हो, चाहे इंटरव्यू हो। तो उनको नोट्स बनाइए जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, और नोट्स बनाइए। नोट्स मतलब फोटो मत खींच के डाल दीजिए। एक बड़ा सा एडिटोरियल है, मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान पे, एडिटोरियल पढ़ के मजा आ गया, फोटो खींच ली पूरे एडिटोरियल की, डाल दी। अब एक दिन पहले आप एडिटोरियल नहीं पढ़ पाएंगे, उतना समय नहीं होता है। तो उस एडिटोरियल से जो 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट मिले उसको लिख लीजिए, आलस मत करिए। ठीक है, मतलब आलस मनुष्य का जो है दुश्मन होता है, हम लोग बहुत बचपन में पढ़ते थे, लेकिन इस चीज को अप्लाई भी करिए जीवन में। और जीएस के लिए, जीएस मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? देखिए मेंस के लिए पहली चीज़ तो ये करिए कि सिलेबस उठाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहे मेंस हो चाहे प्री हो, आई थिंक दे आर दी गाइडिंग लाइट इन यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी ने इतना आप लोगों के लिए किया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाले हैं, और अगर उसके बाद भी आप वो छोड़ के दुनिया भर का जो है मटेरियल पढ़ रहे हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जीएस 3 में, अब आप एक काम करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए 5-6 साल के कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूपीएससी ने पूछा क्या है, और उसके नोट्स बनाइए ऑनलाइन, या कहीं मार्केट में उसके नोट्स मिल जाए रेडीमेड तो वो ले लीजिए, उठा लीजिए। तो ऐसे करते करते सबके नोट्स टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर लीजिए। और दूसरी चीज़ प्रैक्टिस करिए, बिकॉज कई सारे क्वेश्चंस हैं, कई सारे टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़ नहीं सकते, तो वो आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाते हैं। और तीसरी चीज़ जो आंसर राइटिंग होती है, वो आप टॉपर्स की कॉपीज देखिए और उसको इम्बाइब करने की कोशिश करिए, और पेपर टाइम पे पूरा करिए, ये बहुत ज़रूरी है। पेपर मेंस में अगर आपने पेपर छोड़ा है तो आपने किया है पाप, तो पाप मत करिए, अवॉइड करिए पाप करना जीवन में। ठीक है,
पेपर नहीं छोड़ सकते, मतलब कोई आप मुझे कोई भी रीज़न आप दीजिए, लेकिन मैं कोई रीज़न मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि आपका पेपर क्यों छूट गया। पेपर नहीं छूटना चाहिए मेंस में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉपर्स के आंसर्स की उत्कर्ष के ही देख लेना, ठीक है। और ही हैज एम्फसाइज्ड ऑन आंसर राइटिंग, सो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज आंसर राइटिंग। इसी का एग्जांपल देता हूँ, ये इसी ने शायद शेयर नहीं किया होगा। जब पहला एथिक्स का टेस्ट लिखा था, कितने मार्क्स थे? 64 36 थे अच्छा 36 होंगे भाई, मैं भूल गया था 36 थे, हो सकता है यार 36 ही हो, माय बैड। इतना कम नंबर नहीं याद रहता है यार रखना भी नहीं चाहिए, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट जब लिखा था एथिक्स का, 36 मार्क्स थे आउट ऑफ 250। जब मेंस लिखा तो 138 मार्क्स थे। यू जस्ट लुक एट द डिफरेंस, 3 महीने में कितना ड्रास्टिक चेंज, फ्रॉम 36 to 138। This happens only and only if you are writing test series religiously, okay? रिलीजन को जैसे फॉलो करते हैं हम ठीक है, वैसे ही उसी तरीके से आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज पे फोकस रखना है। मेक श्योर यू आर सॉल्विंग, यू आर राइटिंग एन नंबर ऑफ टेस्ट। जो आपका टाइम मैनेजमेंट का इशू है, पेपर काफी लेंदी आया, ये आया वो आया, सब बकवास है, सब बकवास है, ठीक है। सब बहाने हैं, बकवास है। प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, ठीक है। और फाइनल वर्ड मुझकर से कि वो क्या मैसेज देना चाहेंगे, एक मोटिवेशनल। तो देखिए, फाइनल मैसेज यही है कि आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, अगर भगवान में मानते हैं तो भगवान पे भरोसा रखिए। जैसे मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि 5th रैंक आएगी मेरी, कभी भी नहीं, कभी बात भी नहीं हुई थी यार हम लोगों की कि कभी 5th रैंक आएगी, ठीक है। ऐसे कोई बात भी नहीं होती थी कि टॉप 5 में रैंक मार देंगे। तो जब आप मेहनत कर रहे हैं और ऊपर वाला देख रहा है आपकी मेहनत को, तो वो आपकी परीक्षा लेता है बहुत। और यूपीएससी तो ठीक है, उससे बड़ी परीक्षा जो भगवान आपके जीवन में लेता है वो उससे बड़ी परीक्षा होती है। और जब आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो यूपीएससी आप अपने आप क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो आप, और देखिए वो ज़रूरी भी होता है लाइफ में, जो फेलियर्स होते हैं या जो दिक्कतें होती हैं वो ज़रूरी भी होता है। बिकॉज आपको टेस्ट करना है ना, ऊपर वाला आपको टेस्ट करेगा तभी तो आपको रिजल्ट देगा। बिना टेस्ट किए उसको कैसे पता लगेगा कि यू आर रेडी फॉर इट। तो जब भी आपके साथ ऐसा कुछ हो, आप ऐसा मान लीजिए कि ऊपर वाला अब आपका बहुत टेस्ट ले रहा है और अब आपके जो है अच्छे दिन आने वाले हैं। सो यही बात है, ठीक है। कोई स्ट्रेस्ड आउट मत रहना, जितना सिंपल रहो उतना अच्छा है। हंसते रहो, खुश रहो हमेशा, लिव इन द प्रेजेंट, ठीक है। आपका क्वेश्चन था कुछ? यार देखो, पहले बात तो ये है कि वो इतने कम नंबर इसलिए आए थे बिकॉज मैंने कहा ना, मैं पढ़ता कम था, टेस्ट ज़्यादा देता था। तो मैं मुंह उठा के पेपर लिखने चला जाता था कि लाओ पेपर लाओ, मैं लिखूंगा बस। तो कुछ कंटेंट तो था नहीं, पता तो था नहीं लिखना कैसे है। एक रीज़न वो होता है। दूसरा ये होता है, आप टॉपर्स की कॉपीज़ देखते हैं, फिर आपको कई सारी चीज़ें नहीं पता लगती हैं। एथिक्स में एग्जाम्पल्स का सबसे बड़ा रोल होता है, सारे पेपर में एग्जाम्पल का सबसे बड़ा रोल एथिक्स में होता है। तो एग्जाम्पल्स मैंने कलेक्ट करना शुरू किए, ठीक है, उनको कोट करना शुरू किया। और उस साल इतने नंबर इसलिए भी आए थे बिकॉज 2019 में एथिक्स में नंबर दिए गए थे। बिकॉज 162 हाईएस्ट गया था, 162 तो कभी सुना भी नहीं होगा एथिक्स में। तो वो भी एक रीज़न था कि 136 नंबर आए थे उस साल। बट इस साल भी मेरे ठीक नंबर 117 नंबर है, विच इज़ आई थिंक ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। एथिकल आदमी तभी नंबर आए हैं भाई। उसमें एथिकल है। यार देखो, पहली चीज़ तो ये है कि GS3 में तो नंबर ही नहीं आ रहा है किसी के, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि GS3 का दिक्कत सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है। मेरे दोनों अटेम्प्ट में 85 थे, GS3 में इस बार 92 नंबर है।
GS3 में, ठीक है। तो जो अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है वो किसी से नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये एग्जाम रिलेटिव है। यू हैव टू बी बेटर देन दी अदर पर्सन। इस एग्जाम में 54% नंबर लाने पे ऑल इंडिया रैंक 1 आती है, ठीक है। मेरे 51.16% नंबर है, 5th रैंक है। तो बहुत ज़्यादा नंबर नहीं लाना है। और अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस के लिए यार देखो, GS3 में क्योंकि वो करंट ओरिएंटेड है, तो करंट अफेयर्स से थोड़ा वेल वर्स्ड रहो, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो। और ये है कि जब, इसीलिए मैं बोलता हूँ टेस्ट लगाने के लिए, बिकॉज जब आप टेस्ट लगाते हैं ना, तो आपको बहुत सारे नए क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आप वहाँ पे जब आपको प्रैक्टिस आप कर लेते हैं, आपको एक जो है तरीका पता लग जाता है उन क्वेश्चंस को हैंडल करने का, तो यू अप्लाई दोज टेक्निक्स एंड मेथड्स इन द पेपर एज वेल, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, टाइम मैनेजमेंट। जो फर्स्ट अटेम्प्टर होते हैं सबका एक ही प्रॉब्लम रहता है, एक ही प्रॉब्लम हमेशा का है। ऑलमोस्ट आई वुड हैव डेल्ट विद 1000 स्टूडेंट इन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। इट्स सर टाइम कैसे मैनेज करें। एज उत्कर्ष सेड 10 घंटा बहुत होता है यार। मैं थोड़ा ज़्यादा बोलता हूँ 12 घंटा, ठीक है। 12 घंटा मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि 3-3 घंटे के मैं स्लॉट हमेशा सजेस्ट करता हूँ। 3-3 घंटे के स्लॉट में आप पढ़ो, क्योंकि एग्जाम 3 घंटे का होता है, तो आपको आदत रहनी चाहिए 3 घंटे फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठने की। ओके, भले ही कंसंट्रेशन लैक हो सकता है बीच बीच में, कोई इशू नहीं। रिलैक्स बैठो, थोड़ी देर आंख बंद करो, फिर स्टार्ट करो, बट वो 3 घंटे बैठने की आदत लगनी चाहिए स्टार्ट से ही, ठीक है। तो 3 घंटे के स्लॉट्स में हमेशा शेड्यूल बनाओ, बीच में ब्रेक ले लो, चाय XYZ थिंग्स जो करना है, चाय के साथ जो भी आपको जो भी ठीक लगे, आपको जो ज़्यादा टेस्ट देता हो, ठीक है। चाय पे चर्चा कर लेना। और जब चाय पे चर्चा होती है ना, तो ऐसा नहीं कि हम लोग हमेशा पढ़ाई की बातें कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। कभी भी पढ़ाई की बात हम इज नो हायरार्की ऑफ सर्विसेज। जब आपसे डाफ 2 में आपका सर्विस का प्रेफरेंस मांगा जाता है, तो उसमें लिखा होता है कि प्रेफरेंस तो चलिए आप दे रहे हैं, लेकिन कोई हायरार्की नहीं है ये, तो वो आपका बस प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस और हायरार्की में अंतर होता है। तो मेरा प्रेफरेंस है आईएएस बनना, किसी का प्रेफरेंस आईपीएस बनना होता है, ठीक है। तो आईएएस आईपीएस के ऊपर नहीं है, आईपीएस आईएएस के ऊपर नहीं है। कल मैं मिला 10th रैंकर से, उनको आईएफएस बनना है, फॉरेन सर्विसेज में जाना है। तो सबका अपना अपना चॉइस है यार, कि आपको क्या करना है। तो मतलब ऑल सर्विसेज आर इक्वली गुड यार। मैं तो ये सोच रहा था इस बार, मतलब कोई भी रैंक आ जाए, कोई भी सर्विस मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, बस लिस्ट में नाम आ जाए। बिकॉज मेरा 2 बार इंटरव्यू तक नहीं होता, तो मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था। तो मुझे ये था कि बस लिस्ट में नाम ही आ जाए, बट कृपा थी भगवान की कि मतलब ठीक ठाक रैंक लग गई है। वही है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि भाई मुझे IAS ही बनना है, मुझे IPS ही बनना है, मुझे इतने घंटे पढ़ना है, मुझे इतनी सारी किताबें पढ़नी है। सो आई होप ऑल योर मिथ्स इन व्हेन इट कम्स टू UPSC सिविल सर्विस, ये आपके खत्म हो चुके होंगे। ये चीजें अभी अगली बार से कोई मुझे भी पूछने आना भी मत क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को टॉलरेट नहीं करूँगा, क्योंकि सारे लिमिटेड चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। और आपको मेहनत करनी है 12 घंटे। आप कोई और इस एज में 23-24 की एज में अगर आप कहीं और जगह जाके जॉब करते हो, तो वही है, आपको 10 से 12 घंटे देनी ही है देने। तो आप वहाँ पे जॉब करोगे, किसी और के लिए 10 घंटे दे रहे हो, यहाँ पे आप खुद के लिए दे रहे हो। तो अगर आप खुद के लिए 10 घंटा नहीं दे पा रहे हो, तो दैट इज इनजस्टिस विथ योरसेल्फ, दैट यू आर डूइंग इनजस्टिस टू योरसेल्फ। ओके, सो ऑलवेज इंश्योर कि आप सही डायरेक्शन में रहे। आपका जो भी आपको लगता है, जो आपको मोटिवेट कर रहा है, सही डायरेक्शन दिखा रहा है, आप उसके साथ रहिए, उसके टच में रहिए, ठीक है। और कभी भी डिमोटिवेट ना होना। टेस्ट सीरीज लगाइए। अभी ऑल दोज हु आर हैव इवन अ स्लाइट चांस ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स, okay, most of majority of the students are always on the boundary when it comes to prelim score। किसी अभी पिछले साल 85 कट ऑफ थी, 87-85 कट ऑफ थी, तो बहुत लोग 80 और 90s के बीच में थे। तो उनके दिमाग में ये डायलेमा रहता है कि यार क्या करें अभी, प्रीलिम्स रिजल्ट का वेट करे या फिर मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करे। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका हो रहा हो या ना हो, आपको इमीडिएटली मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। इमीडिएटली मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल डे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप रिजल्ट का वेट करोगे 20-25 दिन, रिजल्ट आएगा, आप ऑलरेडी 25 दिन पीछे हो, और आपके पास वो नोट्स, उस टाइप का नॉलेज, उस टाइप की इंफॉर्मेशन, उस टाइप का कंटेंट आपके पास रेडी है या नहीं, फिर वो बहुत मैटर करता है।
फिर आप पैनिक करोगे एंड यू विल बी लॉस्ट इन द मेंस. So ensure you start preparing from the first day itself. We have also started test series here at Guidance IS, so you can do the inquiry at office about all these things. We are also starting with our 500 batch, which we are very well known for, geography 500 batch optional. So, and Himanshu sir's content for geography optional is completely unbeatable. Trust me, it is completely unbeatable. Fine, because this year's result, this year's marks of geography optional, they speak everything. ठीक है, कुछ तो चीज़ों. सारे ऑप्शनल्स यार देखो, ये ऑप्शनल हंटिंग का बिजनेस ना मतलब छोड़ देना चाहिए. जब नंबर आने होते हैं तो भाई मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ यार, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि पॉलिटिकल साइंस में 314 नंबर आएंगे. तो इंटरेस्ट अगर है तो पढ़ो, पेपर सही से लिखो, टॉपर्स कॉपीज करो, आ जाता है नंबर. ऑप्शनल हंटिंग का बिजनेस इज अ बैड बिजनेस. ठीक है, डोंट इंडल्ज योरसेल्फ. ओके, आई थिंक विल रैप इट अप. Yeah, we'll wrap it up. Thank you for joining us.